नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। अब तो सब लगता है बड़ा अजब गजब हो रहा है। अभी तक हम ये कह रहे थे ये कोरोना बड़ा बहुरूपिया है। हमारे प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के सचेत कर रहे थे, लेकिन अब वायरल को लेकर के बात चल रही है। कोई कहता है ये मिस्ट्री फीवर है, कोई कहता है कि ये रहस्यमय वायरल है, कोई कहता है ये रहस्यमय बुखार है। बहरहाल क्या है, ये तो स्थितियां सबके सामने हैं, लेकिन तेजी के साथ इसके मरीज बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मथुरा, आगरा, वहाँ पर किस तरीके से मौतें तक हो गई हैं। मथुरा के एक गांव में 10 मौतों की खबर अभी आई है। फिरोजाबाद के आपको मालूम है 68 लोगों की मौत, जिसमें 40 बच्चे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहाँ जाना पड़ा और आज ही फिरोजाबाद के सीएमओ को हटा दिया गया है। 11 लोगों की एक टीम भेजी गई है जो जांच कर रही है कि जाकर के वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी स्थितियाँ हैं। हमारे कानपुर में भी तेजी के साथ मरीज आ रहे हैं एलएलआर में, और उनका उपचार हो रहा है। बल्कि निजी अस्पतालों में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लापरवाही कतई न हो, और 7 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक गांव-गांव सर्विलांस टीम जाएगी और बुखार और कोविड दोनों का टेस्ट करेगी, और ये जो वायरल है इसकी रोकथाम करने का प्रयास करेगी। अभी मैंने कुछ देर पहले एलएलआर के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषा गिरी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि मेडिसिन विभाग में 300 बेड है और हर बेड में लगभग 2 से 3 तक मरीज हैं, माने संख्या लगभग 500। और जब मैंने पूछा कि इसमें कितने वायरल के हैं, उन्होंने कहा इसमें 50% तक वायरल के हैं। और जो ओपीडी में जहाँ पर जो संख्या थी मरीजों की वो 100 होती थी, 150 होती थी, लेकिन आज वहाँ पर संख्या बढ़ करके बच्चों के क्षेत्र में देखा जाए तो 150 तक हो गई है। 100 से 150, 1.5 गुना बढ़ गई है। और इसी प्रकार से मेडिसिन में भी बढ़ गई है, वहाँ पर 500 तक मरीज आ रहे हैं। बहरहाल यही हाल हमारे बाल रोग विभाग का भी है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। आपसे आज ये जानेंगे, और इस बीच में मैं डॉक्टर साहब को बताऊं कि हमारे साथ एलआरआर के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत राव जुड़ गए हैं। मैं जरा उनसे ताज़ा अपडेट ले लूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यशवंत राव जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि इस समय जो बच्चों के जो वायरल की जो एकदम बढ़त हो गई है, क्या स्थिति है इस समय हैलट में? सर, आपने बिल्कुल सही डेटा बताया है कि लगभग मरीज जो नॉर्मली जो 100 से 125 आते थे जी, अब लगभग 150 क्रॉस कर जा रहे हैं रोज। जी, 200 तक पहुंच जा रहे हैं। और ये बेसिकली और एडमिशन भी हमारे जो नॉर्मली 10 से 15 एडमिशन होते थे अब 20 से 25 एडमिशन हो रहे हैं जी। तो 1.5 गुना एडमिशन और 1.5 गुना ओपीडी में इजाफा हुआ है। जी, ये मोस्टली 75% बच्चे वायरल के आ रहे हैं जी। और बेसिकली जैसे अभी जब से लॉकडाउन वगैरह सब ओपन हुआ है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है। वायरस ऐसा होता है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जी, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं, मास्क लगाना भूल गए हैं, इसलिए इनके केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। और इस समय मतलब पूरा वार्ड हमारा फुल है। 120 बेड पे 189 बच्चे अभी दोपहर में 3 बजे की स्थिति थी। डॉक्टर साहब, ये कुल ये जो बच्चे हैं इनमें वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट कितने बच्चों को आप दे रहे हैं? लगभग 1.5 दर्जन बच्चे हमारे वेंटिलेटर पे हैं इस समय। जी। डॉक्टर साहब, आपने ये देखा होगा, ये जो बच्चे आ रहे हैं इनमें कोई कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग सिम्टम्स हैं?
बेसिकली एक कॉमन सिम्टम है बुखार, शरीर मतलब रेडनेस, बॉडी एक माइल्डिया। जो बच्चे टाइम से आ जा रहे हैं उनको तो बड़े आराम से 1 से 2 दिन में सही हो जा रहे हैं। लेकिन जो मरीज कहीं मेडिकल स्टोर पे या किसी ऐसे ही मतलब बिना रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को दिखा के झोला छाप से इलाज ले रहे हैं, वो बच्चे जब आ रहे हैं तो काफी गड़बड़ हो रही है, उनको वेंटिलेटर या उनको काफी ज्यादा हमें सपोर्ट देना पड़ रहा है। लेकिन हमारे पास अभी भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई ठीक बच्चा है। आते ही खराब हुआ। डॉक्टर साहब, इनमें कोई कोविड का भी केस मिला? आपने जांच कराई होगी, कोई डेंगू का सर, मिला, हमने- मलेरिया का मिला? सर हम सबकी जांचें भेज रहे हैं, हमारे लैब से डेंगू की भी जांच हो रही है, जी मलेरिया की भी हो रही है, लेकिन अभी किसी में पुष्टि नहीं हुई है कि हम ये कहें कि ये डेंगू का है या मलेरिया का है। जी अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन बस ये है कि क्लिनिकली ये वायरल फीवर टाइप का लग रहा है। जी। डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, बढ़त हो रही है, क्या आपको कुछ अब अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी? आपने प्राचार्य से कहा होगा कि हमको सर कुछ। प्रधानाचार्य जी ने कल रात को राउंड लिया था। कल रात को प्रधानाचार्य जी ने सायं 8 बजे से लेके लगभग 11:30 बजे तक राउंड लिया था। जी हमारा जो कोविड वार्ड भी बन रहा है, बन के तैयार है। जी। जरूरत पड़ने पे हम अपने बच्चों को वहाँ पे भी शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। उसमें उसमें कितने बेड्स हैं डॉक्टर साहब? वहाँ पे टोटल 70, 20, 90 बेड हैं, हम 90 बेड खोल देंगे। डॉक्टर साहब, अभी तो आप निश्चित रूप से बच्चों के इलाज में व्यस्त है, इसमें दो राय नहीं। आपने ये कुछ सोचा कि ये जो वायरल एकदम आ गया है, ये कौन सा वायरल है, कहाँ से आ गया, कैसे हो गया? कुछ इस विषय में भी आपने कुछ अध्ययन किया? बेसिकली बताओ, देखिए इसके लिए ना वायरोलॉजी मार्कर करने पड़ते हैं, मतलब इनके पूरे सैंपल निकाल के भेजने पड़ते हैं। अभी वो हम बात की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी ये 2-3 दिनों से काफी तेजी से बढ़े हैं। जी वो अभी हम बात कर रहे हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से। जी लेकिन ये है कि वायरस को कल्चर करने के लिए फिर वो RT-PCR के लिए एक अलग से सुविधा बनानी पड़ेगी। और कौन सा वायरस है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वायरस क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर अपना चेंज करता रहता है। जो वायरस इस साल कमजोर होगा, हो सकता है अगले साल बड़ा मजबूती से आ जाए। जी जैसे डेंगू का आप देखिए कि 1-2 साल कमजोर रहता है, फिर एकदम से फेटल हो जाता है। जी। तो इस तरीके से ये कोई वायरस है जो सिंपल टाइप से रहता था, सर्दी जुकाम करके, अभी थोड़ा सा मलिग्नेंट हो गया है। डॉक्टर और साहब, हम मैं आपसे खाली ये और जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए या इससे वायरल से बचे, इसके लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि लोगों को कैसे अपनी रोकथाम करनी चाहिए? सर देखिए, गवर्नमेंट कितनी भी सुविधाएं बढ़ा दे, जब तक लोग प्रिकॉशन नहीं करेंगे, जी हर चीज के लिए रोज शासन से फोन आता है कि आपको क्या डिमांड है, बोलिए, तुरंत भेज रहे हैं। जी पैसे की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा सर। अननेसेसरी लोग पार्टी कर रहे हैं, अननेसेसरी लोग गैदरिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी लोग बाहर की आवाजाही कर रहे हैं। और जो 3 रूल बताए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 0% है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने 3 बातें कही, जो मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं हो रहा, ये तो कोरोना के लिए है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वायरल के लिए। सर कोरोना भी एक वायरस है, वैसे ही ये भी एक वायरस है। जी जैसे कोरोना से लोग मरते हैं, वैसे इस वायरस से भी मर सकते हैं। जी तो कोरोना में और इसमें एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, जी। कोई अंतर नहीं है हमारी तरफ से। ओह कोरोना भी पूरे शरीर को इन्वॉल्व करता था, हार्ट को इन्वॉल्व किया, लंग को इन्वॉल्व किया। ऐसे ही ये भी एक वायरस है, ये शरीर में जहाँ जहाँ पे जाएगा वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। जी। तो इससे अच्छा, वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं है, वैसे ही इसको भी मारने की कोई दवाई नहीं है। इससे हम केवल बच सकते हैं, और बचने का यही 3 नियम है कि अगर हम बचा के रखें तो हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हमें और समझा दीजिए कि बच्चों में वायरल हो गया है, ये आम जन कैसे जाने, कैसे पहचाने? सर बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी, जुकाम, जी चेहरे पे लालपन, आंखों में लालपन, आंख से पानी आना, खांसी आना, लूज मोशन होना, उल्टी होना। अब जो वायरस होता है, वायरस के लिए एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, और हमारे शरीर में यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। जी। लेकिन
यूजली लोग जाके मेडिकल स्टोर से आजकल सेफेक्सीम और वो फ्लॉक्स तरह तरह की एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो हमारी यूजफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये वायरस और ज्यादा मलिग्नेंट हो जाते हैं। हमारा बस कहना ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है तो अपना स्वतः या किसी मेडिकल स्टोर या किसी छोले छाप से इलाज न करा के किसी सरकारी या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से जाके इलाज कराएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से आपने सुना। अच्छा, कुल मिलाकर के मैं सबसे पहले तिलक जी आपसे जानना चाहूँगा जी कि अब आपका क्या कमेंट है। जब मैंने अभी ऋचा गिरी की रिपोर्ट बताई, अब यशवंत राव जी से भी रिपोर्ट, आप कुल मिलाकर के आपका क्या कहना है? ये मिस्ट्री बुखार है, वायरल है, रहस्यमय बुखार है क्या? ये कुछ थोड़ा बताएंगे? देखिए, पहले हम लोग वायरल को समझ लें कि वायरल है क्या चीज़ और कैसे पहचाने। यशवंत ने बहुत बढ़िया ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है जी। लेकिन एक बहुत मोटी सी चीज़ है कि जो बुखार पूरे विश्व में फैल रहा हो, तेजी से फैल रहा हो, तो समझ लीजिए ये अधिकांश मामलों में वायरल ही होगा जी। आपका एक SMS आप भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और तेजी से फैलने लगता है तो क्या कहते हैं आप? वायरल हो गया। जी जी जी। तो वायरल का अर्थ ही है जिसका प्रसार बहुत तेजी से हो। कोई बीमारी एक देश में फैलती है, एक प्रदेश में फैलती है, किसी क्षेत्र विशेष में फैलती है। जैसे कि आप कह रहे हैं गोरखपुर के अंदर लोग एन्सेफेलाइटिस से मरे जा रहे हैं, क्या है? वायरल एन्सेफेलाइटिस। तो वायरस ऐसे फैलता है। अखबार में खबर छपती है पूरा शहर जो है बुखार की गिरफ्त में, तो जहां पूरा शहर आपने कह दिया तो वो एक वायरल हो गया। वायरल में जब परिवार पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है परिवार के ढेर सारे सदस्यों को एक साथ वायरल हो रहा है जी। और ये सारी सूचना हमें मदद करती है ये जानने में कि ये बुखार वायरल हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा एक प्रश्न भेद करता है, क्या इस मरीज के सिवा घर में और लोगों को भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, इस तरह के कोई लक्षण हैं आने जाने वाले या मिलने जुलने वाले किसी में है? अगर आंसर यस में है तो मान लीजिए ये वायरल होगा। इस बात की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना। और वायरस जैसे देश में, प्रदेश में, घर में, परिवार में फैलता है, परिचितों में फैलता है, ऐसे ही जब हमारे शरीर पे आक्रमण करता है तो शरीर के भी विभिन्न अंगों को एक साथ चपेटे में ले लेता है। अगर त्वचा में भी समस्या है, मुंह में भी समस्या है, श्वास संस्थान में भी समस्या है, पेट में डायरिया भी हो रहा है, मांसपेशियां भी दर्द कर रही हैं, यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, तो समझिए अगर मल्टीपल सिस्टम से एक साथ इन्वॉल्व हैं आपकी बॉडी के, तो इसमें वायरल होने की प्रबल संभावना है। मैं एक बात आपसे न जानना चाहता हूं। मैंने जब वायरल की बात मैंने सुनी या मैं आमतौर पर जानता था तो ये होता था वायरल में भाई बुखार आ गया जी, और बुखार कभी कहीं बहुत तेजी से भी आता था और फिर धीमा हो जाता था, बड़ी कमजोरी आ जाती थी और फिर उसके बाद ये होता था आराम बस करो और आराम करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा जी। सामान्य हम ये जानते थे। लेकिन ये जो वायरल आया है इसमें क्या हो रहा है? कहीं फेफड़े खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बोले डायरिया हो रहा है, बोले कि अब क्या हो रहा है? बोले कि अब जो है ये जुखाम बुखार के अलावा जो हमारा जो सिस्टम है पेट में बड़ा भयंकर दर्द होने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो विभिन्न सिस्टम जो सामान्य वायरल के थे वो इसमें दिखने को मिल रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए, वायरल ना सामान्य होता है ना असामान्य होता है, वायरल सिर्फ वायरल होता है जी। और वायरल का अर्थ ये है कि आपके शरीर पे एक आतताई ने, एक आक्रांता ने हमला कर दिया है जो बहुत सूक्ष्म है, विषाणु कहते हैं इसको। और जब ये आता है तो इसकी आकृति बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है और इसके पास अपने कोई बहुत अंग उपांग कुछ नहीं होते। ये आपके शरीर के सेल में घुस जाता है, उसके जो कंट्रोलिंग सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उस पर कब्जा कर लेता है, फिर वहां पे अपना हुक्म चलाता है और आपके शरीर से ही अपने लिए काम करवाता है।
तो इसलिए बाय एंड लार्ज, क्योंकि इसके पास मल्टीपल सिस्टम्स नहीं है, और फिर जब इसकी संख्या बड़ी हो जाती है तो वहाँ से फैलता है, खून में गया, पूरे शरीर में फैला, अलग अलग अंगों में गया। तो ये कहना कि वायरल में सिर्फ बुखार होता है, ये अर्ध सत्य है। नहीं, मेरा कहना एक सवाल मैं ये सर है- आपकी बात को आगे ले जाता हाँ, हूं, जी, उसी के बारे में आ रहा हूं। जी। तो वायरल के साथ हमेशा जुकाम, खांसी, बदन दर्द, हड्डियों में दर्द, डायरिया, वोमिटिंग, है ना, कभी कभी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, फेफड़े में निमोनिया, इस तरह के लक्षण वायरल के साथ हमेशा से रहे हैं। क्योंकि बाकी चीजें लोग जान नहीं पाते थे, मेडिकल साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी, उसके बारे में बात नहीं होती थी। सबसे आसानी से जो चीज दिखाई देती थी वो बुखार है, ज्वर है, शरीर तप रहा है, तो ऐसा लगता था कि ये जो बुखार है यही वायरल है। लेकिन अब जैसे जैसे समझ बढ़ी है तो उसके और जो रेमिफिकेशंस हैं, दूर तक जो उसका क्षेत्र प्रसारित और प्रचारित है, वो भी समझ में आ रहा है। कोरोना एक वायरस है। अच्छा, एक और बात बता दूं, वो भी महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं जिन लोगों पे वायरल का हमला हो या जो वायरल से इन्फेक्ट हो उस सब में सिम्टम्स आए ही। 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वायरल इन्फेक्शन होता है लेकिन कोई भी लक्षण नहीं होता, या मात्र इतना होगा कि आज यार कुछ मन नहीं लग रहा, कुछ खाने की तबीयत नहीं है, आज आराम करने का मन है, थकान है, और ये भी वायरल संक्रमण हो सकता है जी। या कहिए कुछ आए ही नहीं। लेकिन ये व्यक्ति, जैसे कोरोना के आपने एसिम्प्टोमेटिक कैरियर देखे हैं, ये वायरस के साथ सहज है, स्वाभाविक है, ज्ञात है। तो एसिम्प्टोमेटिक भी वायरल हो सकता है। सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है कि जब शरीर उससे कस के लड़ाई लड़ेगा, जूझेगा, कुश्ती लड़ेगा, तो इस युद्ध से, जैसे आप कोई भी युद्ध लड़ते हैं, कुछ सरगर्मी पैदा होती है, जी, जी। इसमें भी कुछ गर्मी पैदा होती है, उसी का नाम बुखार है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे जी, थोड़ा सा इतना और समझा दीजिए कि हाँ। वायरल पहले भी होता था, हाँ। बुखार आता था, अभी आपने कहा कि अब ये अटैक करा, और अब जो ये वायरल है ये क्या ज़्यादा आतंकी हो गया है या इसमें कुछ और ऐसे तत्व मिल गए हैं जिसके कारण हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है और मौत तक हो रही है? हाँ। इसका कारण बताइए। अब बता रहा हूं सर जी। इसमें वायरस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया जी। वायरस हमेशा से ऐसे रहे हैं जी। और जब आज से 100 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, जी। और 100 साल कोई कम अरसा नहीं होता, जी। तब भी जबरदस्त मौतें हुई थी। जी। ऐसा नहीं है बीच में कुछ नहीं हुआ तो हम भूल ही गए कि वायरल मार भी सकता है। जी। जी। अच्छा। लेकिन आप ये समझ लें कि वायरल जो है ये सामान्य नहीं है, और वायरल कोई एक चीज नहीं है। बस यही मैं जानना चाहता हूँ। जी। वायरस के डायग्नोसिस की, उसकी पहचान करने के साधन जो हैं जटिल हैं। उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है। पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। पीसीआर टेस्ट का मतलब है करीब 35-3600 रुपया, जहां सरकार एक आदमी के ऊपर 5 रुपया 2 रुपया खर्चा करती हो, ढेर से वायरस के मरीजों पे हम पीसीआर टेस्ट कैसे कराएंगे सर? क्या, और हर आदमी का संसाधन भी नहीं है वो ज्ञात हो सके, तो वायरल सिर्फ वायरल रह जाता है। लेकिन आप ये समझें कि ये राइनो वायरस हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, रोटा वायरस हो सकता है, मतलब नॉर्वेजियन वायरस हो सकता है, और जितने दाने वाली बीमारियां आप देखते हैं उसमें से अधिकांश वायरल हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, ये सब वायरल है। रूबियोला, फिफ्थ डिजीज, ढेर सी बीमारियां ऐसी हैं जो आपका हर्पीज सिंप्लेक्स है, हैंड फुट माउथ डिजीज। तो साहब ये हैं, कुछ पकड़ में आती हैं कि इस वायरस की वजह से हैं, अधिकांश क्योंकि हम उसमें आगे भेद नहीं कर पाते कि ये कौन सा वायरस है, इसलिए उनको वायरल बीमारी कह के रह जाते हैं। और सर बस आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। जब मैंने कहा 10 में से 9 वायरस से संक्रमित मरीजों में कुछ भी नहीं होता, तो भैया हम उनको वायरल फीवर कैसे कह दें? जब फीवर हो तो वायरल फीवर का है। जब फीवर हो ही ना, तो आप अब हमें अपनी भाषा बदलनी होगी।
वायरल संक्रमण के संदर्भ में बात करनी होगी। वायरल फीवर का ये जो नॉमेनक्लेचर है, वो खत्म नामाकरण है, वो खत्म करना होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो वायरल जिसकी ओरिजिन होती है, जी। ये कहाँ से होती है? लोग कहते हैं कि आप पानी ना इकट्ठा करने दीजिए, सफाई से रहिए, अपने आसपास सफाई रहिए, उबला हुआ पानी पीजिए। ये क्या गंदगी से पैदा होता है? और जो ये फिरोजाबाद और ये आसपास के जी, क्षेत्र, जी, जी। वहाँ की क्या कोई भौगोलिक स्थिति या कुछ ऐसी स्थितियाँ रही जहाँ पर ये एकदम बढ़ गया? सर, आपका ये सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता है, उसका कुछ अंश था जिसका जवाब रह गया, आपने दोबारा पूछ लिया, कृपा की। दरहकीकत वायरस नहीं बदला है, ये तो मैंने प्रमाणित किया आपको। लेकिन फिर ये बढ़ क्यों रहा है, यही सवाल आपका है। बढ़ इसलिए रहा है कि जो होस्ट है, जिसको ये बीमारी होती है, वो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, दोनों को वायरल बीमारियां होती हैं, वो उसकी रहन सहन की आदतें बदल रही हैं, उसका पर्यावरण बदल रहा है, उस जिस हवा में वो सांस लेता है वो हवा प्रदूषित हो रही है और उसकी इम्यूनिटी को, उसके लड़ पाने की सामर्थ्य को प्रभावित कर रही है। गर्भ से उसके हमले शुरू हो रहे हैं और बच्चा जब पहले दिन पैदा होता है तो वो इम्यूनिटी की कुछ न्यूनता के साथ पैदा होता है, जो शायद जितनी है उससे बेहतर होती अगर ये पॉल्यूटेंट्स हवा में मौजूद ना होते। दूसरी चीज, हम लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। आप देखें, आजादी के बाद से इस देश में कितने नए शहर बने हैं। भाई चंडीगढ़ बन गया, बेंगलोर का कुछ हिस्सा बन गया, नोएडा बना लिया, 2-4 और बना लिए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो आबादी गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रही है, उसके लिए पर्याप्त स्ट्रक्चर है? हो ये रहा है कि पुराने ही शहर जो रोड, नदियों के किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे कभी बस गए थे, वो और फैलते चले जा रहे हैं। ना उनमें कायदे की सीवर व्यवस्था है, ना शुद्ध पेयजल का इंतजाम है, ना विद्युत है उनके पास में। इसलिए जो हमारी रहने सहने के तौर तरीके हैं वो हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हम जल्दी ग्राहक बन जाएं इन वायरसेस के संक्रमण। सरकार ने जैसे भी सर्विलांस टीम बना दी है, 7 से 16 तक गांव-गांव में जाके जांच करेंगे। हाँ। और उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार को इस समय और क्या करने की आवश्यकता है? सर, अब सरकार के ये विभाग जो हैं, सर्वेलेंस टीम और WHO की टीम, ये नाम बड़े बड़े हैं, अच्छा, कुछ काम भी करते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो आज़ादी के बाद से ढांचा बना है, तब से बहुत लचर और बदहाल रही है और इसकी तरफ सरकारों को जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया गया है। अगर आज आप कह रहे हैं एक बेड पे 2-2 लोग लेट रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्राइसिस से किस तरह से हम गुजरे हैं, वो भी वायरस था, कोरोना भी वायरस है, ये भी याद कर लीजिए जी। तो ऐसी स्थिति में क्या ये नहीं लगता है कि जो संविधान में हमने मूलभूत वायदे किए थे इस देश की जनता के साथ में कि तुम्हें हम राइट टू लाइफ देते हैं, वो लाइफ कैसे रहेगी जब हम पे बैक्टीरिया, वायरसेस, मलेरिया, कीटाणु हमला करते रहेंगे और इलाज की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी? ठीक बात। डॉक्टर साहब, एक और भी है कि जब वायरल होता है तो आप सामान्य जन जो है कहते पैरासीटामॉल खा लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। मैं आपसे ये जरा जानना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग उपचार कर लेते हैं ये कहाँ तक उचित है? सर, पैरासीटामॉल बुखार को कम करने की सबसे सुरक्षित दवा है जी। और मेरा आग्रह है लोगों से कि बुखार में वैसे तो बहुत सी दवाइयां हैं, आइबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, इत्यादि इत्यादि तमाम सी हैं, लेकिन निम्सुलाइड है, लेकिन सबसे सुरक्षित दवा पैरासीटामॉल है। यदि आपको एक दवा याद रखनी है बुखार को कम करने के लिए तो पैरासीटामॉल का प्रयोग करें। लेकिन यहां बड़ा लेकिन है जी। बुखार है क्यों, मैंने अभी आपसे कहा, वायरस हमारे शरीर में घुसा है, हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन गया है। अब हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं, जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक ताकत है हमारी, वो उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से या उस रिकेट्सिया से, माइकोप्लाज्मा से, स्पायरोकीट से, जो भी कीटाणु हमारे शरीर में घुसा है उससे लड़ रहा है। जी।
दूसरा, वो अपने दूरस्थ हिस्सों को आवाज दे रहा है, आओ हमें बचाओ। तो उसके हड्डी से, बोन मैरो से जो व्हाइट सेल हैं वो निकल, हमारे व्हाइट सैनिक हमारे सैनिक हैं, वो निकल के भाग रहे हैं। जो तमाम तारे रासायनिक हथियार हैं हमारे शरीर के, जिन्हें हम साइटोकाइन कहते हैं, कीमोकाइन कहते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं, ये निकल के बाहर आ रहे हैं, हम प्रदाह जनित कर रहे हैं। तो ये जो बुखार है, दर हकीकत ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर अपने आप को बुखार पैदा करके बचा रहा है। बचा रहा, ठीक बात। और आप अगर बुखार को उतारने की बात कर रहे हैं तो आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शरीर मत लड़ो, हमें बीमारी का ग्रास बन जाने दो। ये ऐसे ही है जैसे आतंकवादी घर में घुसाए और आपको ना आवाज लगाने दी जा रही है, मुंह पे मुसक्का बांध दिया गया, हाथ पैर में हथकड़ी बांध दी गई और किनारे डाल दिया गया। तो अब तो उसे पूरा मौका मिल गया, वो जो चाहे सो करे। तो बुखार को ना उतारें। कब तक ना उतारें? जब तक या तो वो तेज ना हो जाए 101 102 डिग्री के ऊपर। हाँ, ठीक बात। यानी 100 101 तक का बुखार बनाए रखिए। क्या बात आपने कही। नंबर 2, या जो भी बुखार का स्तर है उससे बच्चे को या वयस्क को विशेष असुविधा हो रही है, यानी नींद नहीं आ रही, बदन दर्द बहुत ज्यादा है, हम काम नहीं कर पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, ठीक है, इस तरह की सांस हमारी फूल रही है, या हमको कोई और पुरानी क्रॉनिक व्याधि है कि हम 100 101 बुखार भी झेल पाने में समर्थवान नहीं है। तो ये 3 स्थितियां हो सकती हैं जब आपको बुखार उतारने की जरूरत पड़े, तब आप पैरासीटामोल प्रयोग करिए, ठीक है। लेकिन हर बुखार को उतारने के लिए आमादा मत हो जाइए। दर हकीकत आपके पास, डॉक्टर यशवंत ने बहुत बढ़िया कहा कि हमारे पास बहुत सीमित स्टॉक है जिनसे हम वायरसेस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के लिए एक दवा है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए एक दवा है, इसी ढंग से एड्स के लिए कुछ दवाइयां हमारे पास हैं, और बाकी हमारी इन्वेंट्री खाली है। तो अल्टीमेटली सारी लड़ाई आपके शरीर को, आपकी प्रतिरोधक ताकत को ही लड़नी होगी। और अगर आपने उसी के हथकड़ी बेड़ी लगा दिया, चुप करा दिया उसको, तो फिर लड़ेगा कौन आपकी तरफ से? तो फिर तो निमोनिया बनना, आईसीयू में पहुंचना बड़ा स्वाभाविक है। ये केमिस्ट के यहां से जो दवाइयां बिक रही हैं, जिसमें सिफेक्जीम और जाने क्या क्या लोग खा रहे हैं, आपने एंटीबायोटिक्स का प्रश्न उठाया जी। वायरल बीमारियों पे एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी वायरस जो कर रहा है वो करता रहेगा। हमारे घर की बिजली खराब है और हम नल की टोटी बदल रहे हैं, तो उससे बिजली कैसे ठीक होगी? इसी ढंग से एंटीबायोटिक दवाइयां वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ दी जाती हैं। तो जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक देने का एक इंडिकेशन है, लेकिन वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक देने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? हमारे जैसे जीवाणु दोनों तरह के हैं। अरे जैसे समाज में व्यक्ति हैं, सब लोग बुरे नहीं होते, मुट्ठी भर बुरे होते हैं, अधिकांश अच्छे होते हैं। इसी ढंग से जो जीवाणु और विषाणु हमारे शरीर में ऑलरेडी निवास करते हैं, हमारे शरीर में बहुत से विषाणु और जीवाणु निवास करते हैं। जैसे पेड़ के खोखे में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया, वो वहां रहने लगी, नीम के एक पेड़ के ऊपर पीपल उगाया, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के इस त्वचा के ऊपर, नाक में, कान में, गले में, साइनसेस में, दांतों में, श्वास नलिका में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ सद्भावनापूर्ण संबंध रखते हैं और बीमारी पैदावार करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं, उन्हें भगाते हैं। जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो हमारे ये मित्र जीवाणु भी मर जाते हैं। ठीक बात है। उसका नतीजा यह है कि हमें बीमार होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, उनसे लड़ पाने की सामर्थ्य कम हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग 10% से ज्यादा उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उनको चना चबैना की तरह खा रहा है, मूंगफली की तरह खा रहा है, हर बार बीमार होने पे एंटीबायोटिक लेता है, और चिकित्सक भी, सवाल करिए अपने चिकित्सक से, आपको हक है, पूछिए,
अगर कोई चिकित्सक, आप 10 बार बीमार होते हैं और उसके पास जाते हैं और हर बार एंटीबायोटिक लिख देता है, तो वो इसका मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो प्रैक्टिस को अब्यूज कर रहा है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स की जरूरत 10 बार जाने पे सिर्फ 1 बार पड़ेगी। 9 बार एंटीबायोटिक्स देने का कोई औचित्य नहीं है। हकीकत वो आपका नुकसान हो रहा है। ठीक बात। डॉक्टर साहब, अब मैं जरा थोड़ा सा टिप्स से आपसे जी बात जी करूंगा। जी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए जी। और ब्रेक के बाद फिर आपसे चर्चा करें। थोड़ी होने दो। ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। एक चट्टान की तरह वो हर ऑपोजिशन के सामने खड़ा रहा। अब वक्त है उसके साथ खड़े होने का। हमारे हीरोज भिड़ेंगे टीम इंग्लैंड से। दो अपनी टीम का साथ। देखिए एलवी इंश्योरेंस टेस्ट सीरीज वर्सेस इंडिया बुधवार 4 अगस्त से मंगलवार 14 सितंबर तक लाइव। मेरी जिंदगी में अगर स्वर है तेरे रेजे रेजे में भी तो स्वाद है। मैं अगर सरोद का गुलाम हूँ तू भी तो स्वाद का सरताज है। लपेट कर चांदी का नूर लाए हैं स्वाद भरपूर स्वीटी शाही खजूर। बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है। ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। स्वीटी क्रश असली गुलाबों की खुशबू से भरी तुम पे दिल फिदा है। स्पेस मून सिटी झांसी प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अनुभव। 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास, 2, 3 and 4 BHK flats, 100 possession, beautiful lush green garden, club with swimming pool, shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV. Easy home loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC, HFL Housing Finance. Contact at 8604422708 9451199505। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा चले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का भव्य शोरूम का शुभारंभ अब पी रोड में भी। डिजाइनर साड़ीज, ब्राइडल लहंगे, सलवार सूट, गाउन, सिल्क साड़ीज, बंधेज साड़ीज का कानपुर में सबसे नायाब व दिलकश कलेक्शन।
साथ ही आपके लिए है ढेरों ऑफर्स। रेमंड सूटिंग शर्टिंग, हम अपने भव्य शोरूम पर आपका स्वागत व दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए और दीजिए अपने सपनों को एक नई पहचान। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, नियर अशोका ज्वेलर्स, लेनिन पार्क, पी रोड। तहलका तहलका तहलका। कोरोना काल में मुफ्त सोने के सिक्के के साथ 82% तक की सेल। शहर में पहली बार ऐसा धमाका न देखा होगा न सुना होगा। प्रत्येक 10,000 की खरीद पर सोने के सिक्के, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक बेडशीट बिल्कुल फ्री, जिसकी MRP 1299। एक लहंगे के साथ एक लहंगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर श्रीलगन साड़ीज अपने सारे स्टॉक पर दे रही है। सिल्क की साड़ी, बांधीज साड़ी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, सूट, गाउन सभी पर ये स्कीम उपलब्ध है। जल्दी आइए, ऑफर केवल स्टॉक रहने तक। श्रीलगन साड़ी, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। एडमिशन ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला झांसी का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल की इंटरेस्टिंग अप्रोच, स्पेशल बैचेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, जो बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। झांसी का एकमात्र स्कूल जहां है डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, करिकुलर एक्टिविटी, मॉडर्न एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस के साथ ही हम देते हैं स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल झांसी, विद्यानगर, पाली पहाड़ी, शिवपुरी रोड, झांसी। कॉन्टैक्ट एट 8005153049। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट। अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ये जो वायरल है उसकी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी टिप्स आपसे चाहता हूँ। जी। पहले ये बताइए कि आपने भी एक बात कही कि भाई अगर बुखार है, 100 है, 101 तक भी है तो आप दवा न लीजिए। बाकी आपने कहा कि उसके बाद दवा लीजिए, पैरासीटामॉल भी बताए। क्या इसके अलावा हम दवा न लें? जी जी। कोई ऐसे साधन है जिससे हम फीवर को कंट्रोल कर सकें? देखिए, वायरल इन्फेक्शन में या किसी भी इन्फेक्शन में हम चाहते हैं कि शरीर की जितनी ताकत है, जितनी शक्तियां हैं, वो समेकित रूप से बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में उस बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु के विरुद्ध लड़ें। इसलिए पहली चीज है बेड रेस्ट, आराम करें। उस समय दौड़ भाग एक्सरसाइज कि हमें ये काम है वो काम है, ये भूल जाइए, क्योंकि फिर बीमारी को भी सारे काम याद आ जाएंगे, वो आपका काम लगा देगी वो। तो बाय एंड लार्ज पहली चीज है रेस्ट। दूसरा, उन लक्षणों के प्रति देखिए कि कौन से आपको परेशान ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बुखार है, पैरासीटामॉल आप नहीं लेना चाहते या कम बुखार है, लेने का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम क्या करें? नंबर 1, ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहने या बच्चों को पहनाएं। नंबर 2, रोज नहाएं। आम तौर पे आदमी ये सोचता है बुखार हो गया, इसमें नहाना है या नहीं नहाना है। रोज नहाए, हो सके तो दिन में 2 बार नहाए, 3 बार नहाए। फिर कमरा जहां आप रहें वहां का वातावरण ठंडा रखें। जो भी शीत प्रवाही उपकरण आपके पास में है, पंखा है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, चलने दीजिए, बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके सिवा पानी और दूसरे पतले पेय पदार्थ, लस्सी है, मट्ठा है, पना है, शरबत हो सकता है, शिकंजी हो सकती है, दूध हो सकता है, जो भी पतले पेय पदार्थ हैं वो प्रचुरता के साथ पीजिए, जिससे शरीर का हाइड्रेशन ठीक रहे। गर्मी की वजह से शरीर गर्म हो रहा है, तरलता उसको ठंडा करेगी।
इसके सिवा भी अगर बुखार है तो एक बाल्टी लेके बैठ जाइए, उसमें तौलिया भिगोइए, सारे कपड़े हटा दीजिए बच्चे हो तो, और या कम से कम कर दीजिए, और सर से लेके नख तक, पैर के नाखून तक पूरा शरीर पानी से गीला करिए और उस पानी को अपनी सतह से उड़ने दीजिए, पंखा चला दीजिए इसके ऊपर। जैसे कूलर की सतह से पानी उड़ता है तो पानी ठंडा हो जाता है, ठंडक पैदा करता है, ठीक इसी ढंग से आपकी बॉडी की सतह से गर्मी लेके पानी उड़ेगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा। और ये पानी बर्फ का पानी या ठंडा पानी होना जरूरी नहीं है, जो नॉर्मल टैप वाटर हो, आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं अगर ठंडे से शिवरिंग ज्यादा लग रही हो तो, ठीक बात। लेकिन पूरा शरीर पोंछिए और उस पानी को उड़ने का पूरा मौका दीजिए। अगर ये करेंगे तो बुखार आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पैरासीटामोल की जरूरत भी कम दरपेश और आएगी। अगर जैसे सांस फूलने की बीमारी हो और डायरिया हो जाए हाँ, तो तुरंत डॉक्टर साहब के नहीं, शरण में और चले। जो लक्षण हो हाँ। उनसे संबंधित उपाय भी आपको करने, क्योंकि अलग अलग वायरसेस का जो ग्रास है वो भी अलग अलग होता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो लिवर पे हमला करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डी है, ई है। ये हेपेटाइटिस के यानी लिवर पे हमला करने वाले वायरसेस के प्रकार है। फिर जैसे एड्स का वायरस है हमारा, है ना, ये एड्स का जो वायरस है ये आपके इम्यूनिटी वाले संस्थान पे हमला करता है। टी हेल्पर सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, उन पे हमला करता है। कुछ वायरसेस हैं जो जिनका ग्रास त्वचा में ज़्यादा होता है, जैसे मैंने कहा आपका स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, जर्मन मीजल्स है, रूबियोला है, रूबेला है ना, फिफ्थ डिजीज़ है, इरिदिमा इन्फेक्शियोसम है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। इनके लिए डॉक्टर साहब के पास तुरंत जाना चाहिए। तो ये इनके लिए सर जिस किस्म की चीज हो उसका लिए वैसा उपाय करें। डायरिया है तो ORS का घोल पीना शुरू करिए, उल्टियां हैं तो उल्टियों का निरोध करिए, जो भी उसका उपाय है, एंटी एमेटिक मेडिसिन जो है वो आपको लेनी होंगी। चिकित्सक बताएगा आपको क्या करें। सांस फूलने पर है जो है वो सांस फूलने पे जो सांस, अगर मान लीजिए आपको सांस फूलने की बीमारी थी तो अगर आपको दमारोधी कोई दवाइयां चल रही थी पहले से या चिकित्सक ने बता रखी हैं तो उनकी खुराक बढ़ा दीजिए। जितनी भी खुराक आप ले रहे थे उससे ज्यादा की आवश्यकता आन पड़ी है। और यदि ऐसा कोई रोग नहीं था और सांस फूलने लगी है तो चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको वायरस के कारण निमोनिया हो रहा हो। ठीक बात। डॉक्टर साहब दूसरी चीज, ये जो वायरल होता है इसका हम एक कोई ऐसा टिप्स दे दीजिए जो हम तुरंत जान जाएं कि हमको वायरल हो गया। सर अगर शरीर में मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, पेट से संबंधी भी, त्वचा से संबंधी भी, मांसपेशियों से संबंधी भी, हमारी मल्टीपल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं, आंखें लाल हैं, नाक से पानी बह रहा है, मुंह में छाले हो गए हैं, खाल में दाने निकल आए हैं, यानी अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, तो समझिए ये वायरल है। घर में मल्टीपल मेंबर्स को एक साथ बीमारी हो रही है तो समझिए वायरल है। अगर अखबार में खबर छप रही थी कि एक बीमारी फैल रही है तो समझिए कि इसमें वायरल होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अब सर वायरल डेंगू भी हो सकता है। हाँ जी जी, है ना। और अगर इस सीजन में आप देखें बरसात में होने वाली दो प्रमुख बीमारियां डेंगू और मलेरिया हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर वायरल बीमारी आसान होती है, वायरल बीमारी एड्स भी हो सकती है जो अत्यंत खतरनाक है, डेंगू भी हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए हमें अगर चिकित्सक आवश्यक समझे 2-3-4 दिन तक तो अपना ध्यान रखिए, लेकिन अगर आपको लगे कि गंभीरता के कोई लक्षण हैं तो चिकित्सक से परामर्श करने में देर मत करिए। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब ये जो वायरल है ये कहते हैं स्वतः 8-10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। सर ये जो तथाकथित सीजनल रेस्पिरेटरी वायरल है ये अधिकांश मामलों में, सब में नहीं कह सकता, अधिकांश मामलों में 1 हफ्ते का समय लेता है। और डॉक्ट्रिन ये है कि आप दवा लेंगे तो 1 वीक लगेगा, नहीं तो 7 दिन लगेंगे, यानी बात एक ही है, कोई खास फर्क नहीं होगा। तो फिर दवा देते क्यों हैं? दवा देने का कारण आपके जीवन के उन 7 दिनों में किसी हद तक सुविधा पैदा करना है, बीमारी खत्म करने के लिए। जैसे मैंने कहा वी हैव वेरी फ्यू एंटीवायरल मेडिसिन। ठीक बात। फिर डॉक्टर साहब 2 पॉइंट्स हो जी। एक तो बच्चों
और इस समय बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, माता पिता भी चिंतित हैं, और अभी तो कोरोना से चिंतित थे, तीसरी लहर की चिंता थी, लेकिन इस वायरल की हो गई। क्या आपका कहना है इस बारे में? सर, जब कभी भी वायरल इन्फेक्शंस मैंने कहा समूह में फैलते हैं जी, और आप देखिए सरकार कोरोना कम होने पर प्रदेश में लगातार छूट देती चली जा रही है। मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, होटलों में जाके खाना खाना अलाउ कर दिया गया है, स्कूल खोले जा रहे हैं, बड़े बच्चों के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं, सामान्य जिंदगी अपने ढर्रे पे आ रही है। तो जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे तो ये बीमारी एक से दूसरे में फैलेगी। मुद्दा ये है कि हम पिछले साल 1.5 साल से अपने घरों में, अपने कैद खानों में बंद हैं, और ये उम्मीद करना भी शायद गलत होगा कि अचानक दरवाज़ा खुला मिल जाएगा और लोग कतार बना के निकलेंगे और बहुत संयमित ढंग से बिहेव करेंगे। तो वही हो रहा है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे अराजकता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इस पर बड़ी सख्ती दिखाई है कि रात को अगर लोग घूमते हुए मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सर, रात में भीड़ कहाँ घूमती है सर? लेकिन दिन में घूमती है। और भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाए, ऐसा कुछ नियम बन रहा है सर। और बन जाए तो अच्छा है। और स्कूलों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया कि शिक्षक ध्यान रखें, जो कोविड का है प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपसे अगर ये जानना चाहें कि जन सामान्य हम लोग कैसे इस वायरल से बचें, क्या करना चाहिए? सर, एक तो अपनी इम्यूनिटी हाई रखें। बिल्कुल वही करना है, क्योंकि कोरोना भी वायरस था। कोरोना से बचने के लिए आप जो कर रहे थे, वायरल से बचने के लिए भी एग्जैक्टली वही करना है। एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो ये कहा जा सकता है, आप हरे मतलब डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां प्रचुरता से खाइए। नंबर दूसरा, अलग अलग रंगों के फल, ग्योर फ्रूट्स कहते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स, इनका सेवन करिए। जो अनाज है उसके अंदर जो उसका छिलका होता है, चोकर, उसकी रोटी खाइए, ब्राउन ब्रेड लीजिए। ठीक है, जो आपका अनाज हो उसके अंदर मल्टीग्रेन हो तो बहुत अच्छा है, ज्वार भी हो, बाजरा भी हो। प्रोटीन ज्यादा खाइए, सत्तू बहुत बढ़िया चीज है, खाइए। तो इससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी ठीक रहेगी। जो विटामिन सी युक्त फल है वो प्रदूषण से बचाएंगे, और प्रदूषण आपकी इम्यूनिटी कम करता था। तो प्रदूषण को जो रोकने वाले तत्व है विटामिन सी है, विटामिन ई है। तो जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है। नींबू है ना, आपका संतरा है, कीनू है, आंवला है, अमरूद है, टमाटर है, ये विटामिन सी युक्त फल हैं। तो इनका खूब सेवन करिए जितना कर सकें। आपके खाने की थाली का आधा भाग सलाद और फलों का होना चाहिए, शेष आगे आधे में बाकी चीजें होंगी कि इसके अंदर इतना आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इतने दालें हैं, इतनी सब्जियां हैं, इतनी रोटी। एक डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखिए, पानी जमा नहीं होने दीजिए, उबला पानी पीजिए, भरपूर नींद लीजिए। जी ये भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने आपने चीजें कही मैं सबका समर्थन करता हूं, दोहराने की जरूरत नहीं। और दोहराने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्टर साहब मैं अंत में आपसे ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है। अगर कुछ रह गया हो तो भी टिप्स में दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है वायरल ना पहली बार आया है ना आखिरी बार आया है। वायरल इस सीजन में होता ही है। हमारे पास सबसे सशक्त हथियार वायरस से लड़ने का जो है उसका नाम है वैक्सीन। और आप देखें जो अधिकांश वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती हैं वो वायरल डिजीजेस के विरुद्ध हैं। पोलियो क्या था? वायरस। मीजल्स, एमएमआर की वैक्सीन लगती है, मीजल्स की, मम्स की, रुबेला की, ये वायरस के अगेंस्ट है। इसी ढंग से आप देखें कोरोना का टीका सब जगह लग रहा है, ये वायरस के अगेंस्ट है। तो स्मॉल पॉक्स के जरिए से हमने स्मॉल पॉक्स की को एरिडिकेट किया, पूरे संपूर्ण विश्व से, अखिल विश्व से इसको एरिडिकेट किया। ये कैसे एरिडिकेट हुई? वैक्सीन के जरिए से। तो टीकाकरण पूरा रखें अपना। बिल्कुल, बहुत सही बात। अगर टीकाकरण आपने जो भी तालिका के हिसाब से होना चाहिए उसको, फ्लू, अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। ये जो बरसात और जाड़ा, ये 2 सीजन ऐसे हैं जहां फ्लू
यानी फ्लू का वायरस जो है उसका संक्रमण अपनी पीक पे होता है। जी जी। और ये भी संभव है ये सारे सिम्टम्स जो हैं इनका जो कहना चाहिए हेड है, इनकी पहचान फ्लू से ही है। तभी इनको हम कहते हैं फ्लू या फ्लू लाइक इलनेसेस। जो कोरोना की भी ओपीडी थी, आप देखें जहां पे अलग देखने को कहा जाता था उसको फ्लू ओपीडी कहते थे। तो फ्लू और कोरोना में दूसरे वायरल्स में भेद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे लगवा के किसी हद तक फ्लू से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। भारतीयों को हर साल बारिश शुरू होने के पहले ही अगर लगवा लें तो श्रेष्ठतम है, नहीं तो फिर जब मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छे ढंग से ये जो वायरल, मिस्ट्री फीवर, रहस्यमय बुखार सबका, और बहुत अच्छी अच्छी बातें गई। एक तो टीकाकरण जरूर कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, खान पान को ठीक करिए, सादा ताज़ा भोजन करिए, तले भुने सब खत्म कर दीजिए, उला हुआ पानी पीजिए। और डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें और अच्छी कह दी कि बुखार हुआ तुरंत दवा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसको लड़ने दीजिए। अगर बुखार है तो वो आपके वायरस से लड़ रहा है। और एक बात और, एंटीबायोटिक लोग अंधाधुंध खाने लगते हैं, नहीं, अगर बहुत ज़रूरत है तो 10% खाइए। और अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए लगातार सतर्क भी रहिए। और हमारा विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। प्रोस्टेट मूत्र विकार रोगों के लिए